वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दीजिए क्वेश्चन बैंक के। तो क्वेश्चन बैंक जो मैंने डाउनलोड करने के लिए इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स अपन कर लेते हैं, उसके डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स के। उसके अलावा NCERT जो है उसमें जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो इसका और जो NCERT है उसके ऑब्जेक्टिव मिलाकर समझ लीजिए कि ये टोटल अपने 20 या 25 जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे उसमें से कम 10 से 12 तो इन दोनों के मुझे लगता है कि बैठ जाएंगे, क्योंकि इसी साल अपना कोर्स चेंज हुआ है और NCERT में से ऑब्जेक्टिव्स जो भी 2-3 चैप्टर्स में ही है बस, उसमें से भी आने की बहुत संभावना है और ये अपन कर लेते हैं। और उसके अलावा जो अध्ययन या बोध है आपके पास में उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना, तो लगभग जो है 20 ऑब्जेक्टिव्स के करीब तो उसमें से बैठ सकते हैं। बाकी हर साल कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स तो वो बनाते हैं MP बोर्ड वाले, तो वो तो हमें कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही हम उन ऑब्जेक्टिव्स को कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहली यूनिट के ऑब्जेक्टिव देखिए इसमें कि राइट द यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो सिंपल सा तरीका है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लिखने का, A = BQ + R, जहाँ पर A डिविडेंड है, B डिवाइज़र है, Q क्वोशंट है और R रिमाइंडर है। ठीक है, तो डिविडेंड = क्वोशंट इंटू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 140 को जो है प्राइम फैक्टर में अपने को करना था। तो हमने ये जो LCM वाली मेथड होती है प्राइम फैक्टराइजेशन वाली, उससे इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया है 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, प्राइम नंबर्स में अपने को इसको डिवाइड करना होता है। दूसरा कोई भी नंबर आ सकता है इसके अलावा, तो आप इसी मेथड से एग्जाम में उसको करके देख लेना अगर दूसरा कोई आ जाता है तो। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे जो अपना चैप्टर नंबर 2 है जो कि पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मिस प्रिंट है कि फाइंड द सम ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ था, ज़ीरो कर लेना उसको। फाइंड द सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a, -b/a। तो -b क्या है इसके अंदर, -7/a है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -7। ठीक है, फिर उसके बाद में दिया हुआ है यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरो हैं वो पता लगाने के लिए उसकी डिग्री पता लगा लो, यानी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी 2 होंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो जितनी भी हाईएस्ट पावर हो, सबसे ज़्यादा पावर, यहाँ पर 2 दिख रही मुझे। ठीक है, तो 2 आंसर है, 3 रहेगी तो 3 रहेगा, 4 रहेगी तो 4 आंसर रहेगा। ये रिक्त स्थान की पूर्ति है। फिर अगला फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का सम कितना हो जाएगा। तो ज़ीरोज़ का सम मैंने बताया था आपको -b/a। तो b है इसके अंदर 4, -4/a है इसके अंदर 1, तो आ जाएगा -4, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा -4। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें दिया हुआ है द कंडीशन फॉर द लाइन हुज इक्वेशन आर दिस एंड दिस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग आ जाए या फिर यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, बच्चों ध्यान रखना, इंटरसेक्टिंग लिखा हुआ आ जाए या फिर यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, आपको ये ऑप्शन लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन का आ जाए तो ये ऑप्शन है C, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का आ जाए या फिर कोइंसिडेंट लाइन आ जाए तो ये C ऑप्शन है। और अगर नो सॉल्यूशन का आ जाए, नो सॉल्यूशन, या फिर पैरेलल लाइन ये आ जाए तो इसका आंसर D होता है। इसमें से एक ना एक तो हर साल देते हैं वो। ठीक है, आप पिछले 5 साल के पेपर परीक्षा बोर्ड के पीछे होते हैं, उनको देखना आप, तो उन पेपर्स में जो है आपको ये क्वेश्चन तो मिलेगा, या तो मैनी सॉल्यूशन वाला देते हैं या फिर किसी भी तरीके से बदल के देते हैं, लेकिन ऑप्शंस ये रहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द कंडीशन फॉर 2 स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल। ये देखिए पैरेलल का आ गया, तो पैरेलल में हमें कंडीशन लगाना है नो सॉल्यूशन की, और वो कंडीशन होती है ये C वाली, A1/A2 = B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। उसके बाद जो है सत्य असत्य, यानी कि अपना ट्रू फॉल्स। इक्वेशन 2x + 3y - 9 और ये 4x + 6y - 18 = 0 आर पैरेलल बाय ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकली ये पैरेलल है। ये पता लगाने के लिए इसका A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर आएंगे। इसको करके देख लेना अपन, आप जो है इसको करके देख लीजिएगा। तीनों का जो है अपॉन यानी कि जो रेशो है वो इक्वल आएगा। A1 ये है, A2 ये है, तो 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 भी 1/2 हो जाएगा, -9/-18 भी 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए ये ट्रू है। तो ये कंडीशन जो है आपकी
पैरेलल लाइंस की है, बल्कि नहीं, पैरेलल लाइन की कंडीशन नहीं है ये। पैरेलल लाइन की कंडीशन तो होती है आखिरी में नॉट इक्वल टू आना चाहिए, तो ये फॉल्स है, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन की कंडीशन नहीं, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है। हाउ मैनी सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन यानी एक के ऊपर एक लाइन अगर बनती है जी ग्राफ में, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कितने सॉल्यूशन आते हैं उसमें, तो उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोलेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट बहुत से सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि हर पॉइंट पे वो एक दूसरे को टच कर रही है लाइन, इस वजह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। अगले उस पर चलते हैं हम, तो अगला है आपका, ये तो हो गया था, नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा -8। डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों b² - 4ac, चेंज होकर आ सकता है ये, तो b है इसका 4, तो 4 का स्क्वायर 16 - 4ac, 4 इंटू a है इसका 2 और इसका c है 3, तो आ जाएगा 16 - 4 2 8, 8 3 24, तो आंसर -8 आ रहा है। चेंज होकर कुछ भी आ सकता है, एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला लगाकर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ़ रियल और डिस्टिंक्ट रूट कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी -b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाए कि इक्वल रूट्स आएंगे, तो इक्वल टू 0, बी वाला ऑप्शन लगाएंगे हम। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए इमेजिनरी रूट्स आएँ, तो इमेजिनरी रूट्स के लिए ये ए वाला ऑप्शन है, इस बात को ख़ास तौर से आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज़ 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो रूट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए तो उसके रूट इक्वल होते हैं। हाँ, ये भी अपना छूट गया था थर्ड वाला, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, तो रूट्स निकाल के देख लीजिए। इसके रूट्स आएंगे -1 और -1, दोनों -1 आएंगे, तो इसके रूट्स जो है इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बैकग्राउंड का जो नॉइस आ रहा है उसके लिए बिल्कुल मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप देख लीजिए, ये हो गया अपना। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो देख सकते हैं अपन। नेक्स्ट चैप्टर 5th वाला चैप्टर है अपना AP चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो अपना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है, विच टर्म ऑफ एन AP इज़ 27 इसकी कौन सी टर्म है। तो इसको दिमाग लगाकर भी ऐसे भी कर सकते हैं, विदाउट फार्मूले से हम 3 का टेबल लिखा हुआ है, देखिए 3 6 9, तो 3 9 27 होते हैं, तो ये 9th टर्म हो जाएगी। तो ऐसे भी आप जो है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है सत्य असत्य। द 6th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन 864 इज़ -2। अगर इसके 6th टर्म हम निकालेंगे तो -2 आएगी, ये ट्रू है, ठीक है। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2 बचेंगे, 5वीं टर्म हो जाएगी। फिर 0 बचेंगे, 5वीं टर्म हो जाएगी, ये चौथी हो जाएगी 2, 5वीं हो जाएगी 0 और 6ठी टर्म हो जाएगी -2, ठीक है। 0 में से 2 गए तो -2 होंगे, तो ये ट्रू है। कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर अपने को एक शब्द में उत्तर दो, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो इसको इससे माइनस कर दिया जाता है, यानी कि अगली टर्म को पहली टर्म से माइनस कर दिया जाता है। अगर माइनस करेंगे तो आंसर 1/2 आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सेकेंड वाला है फाइंड द 5th टर्म ऑफ एन AP। इसकी 5th टर्म अगर हम निकालेंगे तो 22 आएगी, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो 5th टर्म 22 आएगी। नेक्स्ट चैप्टर जो कि ट्राइंगल है, 6th चैप्टर है ट्राइंगल। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, ये आ सकता है और ये अपने NCERT बुक में भी ध्यान में रख लो ना इसको, ये आ सकता है। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं और ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये फॉल्स है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं इसकी गारंटी है। यानी कि इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो भी सकते नहीं भी होंगे, तो इस वजह से जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल हमेशा सिमिलर हो, ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 3,0 इज़ 3। ट्रू है ये। इसका डिस्टेंस निकालने जाएंगे जब हम x2 - x1 -y2 - y1 से प्लस y2 - y1 से, तो वो 3 आएगा। उसको निकाल कर देख सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये ट्रू है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने जब जाएंगे हम तो 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 - 3 - 2 - 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा।
और यहाँ पर 8 आ जाएगा, √8 मतलब 2√2 इसका आंसर आ जाएगा। तो 2√2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, बल्कि ये है अपना ट्रिग्नोमेट्री। बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, उसके लिए मैं आपसे बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, वो अभी मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट जो है अपना ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये मैच द कॉलम है, इन मैच द कॉलम को कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुकी थी, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कर लेना उसको। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसका आंसर आ जाएगा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है ये। कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी बहुत काम आता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकंड वाला करते हैं अपन, सेकंड वाला भी मैच द कॉलम है, इसको कर लेते हैं। टेन 65 डिग्री होता है कॉट 25 डिग्री, और कॉट 65 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, कॉट 25 डिग्री है। ठीक है, टेन 65 को हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 25, और 90 माइनस 25 होता है कॉट 25। ठीक है, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, थीटा कुछ भी हो, दोनों अगर सेम होते हैं और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस में आ जाता है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, कोई सी भी डिग्री दे दी जाए हमें, ठीक है, थीटा की जगह कुछ भी दिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ भी आए, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो उसको हम 1 ही लगाएंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, ऊपर ही किया था हमने अभी इसको। वो टेन 60 डिग्री होता है √3, उसकी वैल्यू होती है √3। ठीक है, ये पूरी आइडेंटिटी मैंने वीडियो में कवर भी करवा दी है पूरी, और कुछ टेक्निक भी बताई है, उसको आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री पूरा कवर करवाया है मैंने आधे घंटे में या 40 मिनट में, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, इफ़ अ शेडो एंड हाइट ऑफ पोल आर अनइक्वल देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना आप कि जब हाइट और डिस्टेंस सेम होता है तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होता है। क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस आर सेम देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 45 डिग्री, उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो शेडो वाला ये हर साल, बल्कि 1-2 साल छोड़ के दे ही देते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे ये दे दिया इन्होंने शेडो और हाइट। ठीक है, अगर एक सूरज है और उसकी परछाई और उसकी हाइट, किसी भी चीज़ की परछाई और उसकी एक्चुअल हाइट अगर दोनों सेम है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कितना बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। या इस टाइप से दे सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस अगर सेम हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा 45 डिग्री का बनेगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाइन ऑफ साइट, डिफाइन लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन पहले मैं समझा देता हूँ उसको, उसके बाद डेफिनेशन है कि एक मतलब ऑब्जर्वर, यानी कि कोई देख रहा है, उसके ऑब्जर्वर से लेकर जहाँ पर देखा जा रहा है उन दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन बनती है उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन इस टाइप से हो जाएगी, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आंख से, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। यह आपको डेफिनेशन एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, लेकिन आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना सर्कल। तो सर्कल चैप्टर है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव है पहला, फिल इन द ब्लैंक्स है अपना। द टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, जो भी टेंजेंट होता है वो एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अगर हम टेंजेंट बनाते हैं दोनों के दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, दोनों के दोनों सेम ही है, सेम मतलब इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पॉइंट विच इन कॉमन इन सर्कल एंड टेंजेंट। टेंजेंट और सर्कल के कॉमन का जो पॉइंट होता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। जहाँ पर टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अगला है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर है, देन द एरिया हो जाएगा उसका 36 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर लगा लो यहाँ पर, तो पाई और आर की वैल्यू है 6 इंटू 6 होता है 6 स्क्वायर 36 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस आर इज, ठीक है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर इसका आंसर आ गया है। उसके बाद अगला दिया हुआ है, द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में अगला दिया हुआ है, द एरिया ऑफ सर्कल इज़ 4 पाई, तो उसका रेडियस कितना होगा, तो 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा।
ठीक है। 2 सेंटीमीटर कैसे आएगा, सॉल्व करके देख लीजिए। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर, वो हमें 4 पाई दिया हुआ है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी, इसका मतलब आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ आया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर होता है। ठीक है, ये याद भी रख लेना आप, ये ट्रू है। और ये जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी आ सकता है, तो ये आप ऐसे भी याद रख लेंगे। ठीक है, ट्रू तो है इसका आंसर, लेकिन इस फॉर्मूले को आप याद भी रखेंगे। उसके बाद में अगला अगर हम देखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है, स्फेयर का होता है। ठीक है, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसको भी याद रखेंगे। अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम 3 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है हेमिस्फेयर का। ठीक है, ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये स्फेयर का है, हेमिस्फेयर का नहीं है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर गलत लिख दिया है टोटल स्फेयर एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जबकि टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए यहाँ पर। इसको जो है आप करेक्ट कर लेना। अगला हम देखते हैं मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। 3 इसका आंसर आएगा। पहले 5 नेचुरल नंबर को प्लस करो, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 15, 15/5 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है इसका 3 आ जाएगा। अगला चलते हैं हम, अगला जो दिया हुआ है हमें, द फार्मूला फॉर मोड क्लासिफाइड डेटा इज़। मोड का फार्मूला ये होता है। ठीक है, ये आपको याद होगा, इसको याद कर लेना, याद नहीं हो तो। ठीक है, तो मोड का फार्मूला ये होता है, ये ट्रू है। द मोड ऑफ गिवन डेटा इज़ 2। ठीक है, इसका गिवन डेटा का मोड 2 है। मोड किसको बोलते हैं, जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, ज़्यादा बार जो नंबर आया है। तो 2 को हम देखें तो 1 2 3 बार आया हुआ है 2 इज़ 2, ये तो आंसर दिया हुआ है, इसको नहीं गिनेंगे हम। तो 3 बार 2 आया हुआ है, तो इसका आंसर, इसका मॉड 2 होगा, तो सही है, ये ट्रू है। द टर्म विच हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मतलब ज़्यादातर बार जो चीज़ रिपीट होती है उसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। इन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से कर लीजिए, और जो मैंने हिंट दी है कि इस टाइप से भी आ सकते हैं उनको भी कर लीजिए, और जो ट्रू फॉल्स वगैरह बन के आए हैं उन स्टेटमेंट को भी याद कर लीजिए। ट्रू वालों को वो आपको एज अ फिल इन द ब्लैंक्स, एज अ मैच द कॉलम भी आ सकते हैं, और एज अ वन वर्ड भी आ सकते हैं, उनको भी अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी में सर्कल चैप्टर से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले तो ये भी आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं समझा देता हूँ कैसे इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आए कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो उसका आंसर डेफिनेटली 2 होगा, 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं हम। लेकिन अगर खुला आंसर आ जाए कि कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो उसने पॉइंट की बात नहीं की है, तो हम इनफाइनाइट कितने, जितने भी चाहें हम टेंजेंट बना सकते हैं सर्कल में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा कि उस सर्कल में हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट। हमने इसको कर लिया था पहले भी, अभी कर लिया इसको हमने। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, जो इंटरसेक्ट करती है लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर, उसको सेकेंड बोलते हैं। इस टाइप से बात की गई है। एक लाइन जो सर्कल को काटते हुए जाती है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसको टेंजेंट नहीं, उसको सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड की स्पेलिंग बता देता हूँ मैं, ANT, सेकेंड। ठीक है, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद में अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने बताया था आपको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। एक ऑब्जेक्टिव ये है जो आपको आ सकता है एग्जाम में, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है 12.2 एक्सरसाइज का, उसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी की जगह कुछ भी डिग्री थीटा वगैरह आ सकता है, इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r। इसका आंसर आएगा 2 पाई आर स्क्वायर P/720। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा, सॉल्व करके ये आ जाता है, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। एक ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है, देख लीजिए, एक फार्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। ये आप याद रखेंगे, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, या फिर इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है 1 वर्ड में कि मीन मीडियन मॉड में रिलेशन बताइए। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, इसको भी याद रखेंगे बच्चों। वैसे प्रोबेबिलिटी के तो मैंने प्रोबेबिलिटी वाले लेक्चर में आपको बता दिए थे फिल इन द ब्लैंक्स, वैसे इसमें भी मैं बता देता हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकता है इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। और ऐसा इवेंट जो कि होता है, ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं।
द प्रोबेबिलिटी, थर्ड वाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू बी हैपन, मतलब जो कि हो सकता है, मतलब होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट बोलते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनका सम जो है प्रोबेबिलिटी का 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़ी या इक्वल भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, या लेस देन और इक्वल टू 1, 1 होगी या उससे छोटी होगी, 1 से बड़ी कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है ये प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, वो 1 से ज़्यादा दे देंगे या 2 दे देंगे, तो हमें उसको फ़ौरन फॉल्स लगाना है, क्योंकि 1 से बड़ी कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है और 0 से छोटी कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। जैसे क्वेश्चन ये आ गया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी जो है इसमें से प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इसका आंसर माइनस वाला भी दिया हुआ था, तो माइनस वाली प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -1.5। ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव या एक ऑब्जेक्टिव इस टाइप से भी आ सकता है आपको, ये ग्राफ दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि इसमें कितने ज़ीरो हैं, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है और इसमें कितने ज़ीरो है। तो एक बात याद रखेंगे, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी भी बार टच करेगा उतने ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी भी बार टच करेगा उतने ज़ीरोज़ होंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो एक भी बार एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, वाई को तो काटता हुआ जा रहा है, एक्स को टच नहीं कर रहा है ये ग्राफ, तो इसका एक भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा 0 ज़ीरोज़ है, मतलब एक भी ज़ीरो नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस को एक बार टच किया जा रहा है, इसका 1 ज़ीरो हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो 1 2 3, 3 बार टच हो रहा है तो इसके 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। इसमें अगर हम देखेंगे फोर्थ वाले में तो 1 और 2, 2 बार ये ग्राफ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर फिफ्थ वाला देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। इसमें 4 बार टच हो रहा है, 4 बार काटता हुआ जा रहा है। अब सिक्स्थ वाला अगर हम देखें तो 1 2 3, 3 बार टच हो रहा है, 2 बार टच हो रहा है और 1 बार काटता हुआ जा रहा है, तो 3 हो जाएंगे इसके ज़ीरोज़। उसके अलावा बच्चों ऑब्जेक्टिव्स में आपको आ सकता है n टर्म्स का फार्मूला, n टर्म्स का फार्मूला आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा a + n - 1d। अगर आपने चैप्टर किया तो वो तो फार्मूला आपको याद ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला आ जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स जब लास्ट टर्म हमें दी जाए तो ये फार्मूले भी आ सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना। एक चीज़ और, ये जो अ नोट टू द रीडर इस टाइप से जो दिया हुआ है, ये भी हो सकता है। अगर 3 जो है नंबर हैं और उनका हमें क्या है मीन निकालना है पहले और लास्ट का, तो उसका जो मीन है वो बीच का नंबर्स आता है। 3 नंबर अगर एपी में दिए जाएं और पहले और आखिरी का, पहले और तीसरे का अगर मीन है तो उसका मीन जो है आ सकता है, मतलब आएगा बीच वाला, यानी कि बी आएगा उसका मीन। इस बात को आप खास तौर से ध्यान रखेंगे, ये भी आपको आ सकता है। कुछ ट्राइंगल चैप्टर्स के फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम देख लेते हैं। अ सर्कल्स आर, ऑल सर्कल्स आर, मतलब जितने भी सर्कल होते हैं सब के सब सिमिलर होते हैं, सारे के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स भी सारे के सारे सिमिलर होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस सिमिलर नहीं होते सारे के सारे। 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोई भी पॉलीगॉन होगा उसके अगर एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यहाँ पे प्रोपोर्शनल आएगा। कोई भी पॉलीगॉन है, चाहे ट्राइंगल है, चाहे क्वाड्रिलेटरल है, चाहे पेंटागॉन है, कोई सा भी पॉलीगॉन है, अगर उसके एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स 2 के, और उनके अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है यानी कि एक साइड, किसी भी 2 साइड का डिवीज़न अगले वाले के 2 साइड के डिवीज़न के बराबर आता है, यानी प्रोपोर्शनल है, तो वो सिमिलर हो जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनल आएगा और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल, एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में ये भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला आप याद रख लेना। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से यानी 0,0 से क्या डिस्टेंस होता है, वो होता है x² + y² का अंडर रूट। उसके बाद सेक्शन फार्मूला आ सकता है, मिड पॉइंट फार्मूला आ सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आ सकता है। ये भी ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। हालांकि अगर ये चैप्टर आपने करे होंगे तो ये फार्मूले सारे आपको याद रहते हैं, लेकिन एक बार फिर आप जो है इनको देख लेना तो आपका पक्का हो जाएगा। अब मुझे लगता है अपनों ने बहुत से ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए हैं और अपना NCERT पहली बार है, तो सिलेबस अपना चेंज हुआ है, इसकी वजह से जो है NCERT में से बहुत से ऑब्जेक्टिव्स इस बार तो कम से कम आ सकते हैं। तो मैंने NCERT के जो हो सकते थे वो सारे मैंने करवा दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि किस टाइप से फार्मूले याद रखेंगे, तो इनके अलावा आप बोध के अध्ययन के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिए, और ये हमने बहुत से कवर कर लिए हैं। मुझे लगता है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स कवर किए हैं इसमें से मतलब मान के चलिए कि 15 से 18 तो आ सकते हैं। उसके अलावा तो अपन कहीं से भी पढ़ लें, नए बना के देते हैं वो लोग, तो नए में फार्मूलेज़ आप सारे चैप्टर्स के याद रखो,
उसके अलावा जो कंसेप्ट रहते हैं कंसेप्चुअल बना के दे देते हैं ऑब्जेक्टिव्स वो, तो उनको आप अच्छे से कर लेना। 15 से 18 ऑब्जेक्टिव्स तो इसमें से आ सकते हैं, इस बात की पूरी उम्मीद है मुझे, ठीक है। अब कल से अपन जो है कुछ चैप्टर्स ले लेंगे, जो चैप्टर्स अपने कवर नहीं हो पाए हैं। कमेंट में आप बताना कौन से चैप्टर्स हमें पहले लेना चाहिए, कौन सा टॉपिक हमें पहले लेना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑब्जेक्टिव्स अच्छे लगे होंगे और आप इन्हें अच्छे से अभी याद कर लेंगे। जल्द से जल्द इनको याद करने की कोशिश कर लो, जो भी ऑब्जेक्टिव है एक पेपर पे इनको लिख लो। और ये जो मैंने क्वेश्चन बैंक की लिंक दी है अभी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के भी दे दूँगा, तो इसको अच्छे से आप जो है लगा लीजिए, प्रिंट आउट निकाल कर इसके सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, और ये ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी भी नए क्वेश्चन या कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।